ये ली दादाजी हैं, ये एक बढ़ई है, मेरी ये व्हील चेयर, इसे उन्होंने ही ठीक किया था। मैं पन्ने पलटता गया। उन तस्वीरों में सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया बसी थी। वो दुनिया जो उसके उस छोटे से कमरे से बाहर उसके लिए इंतजार कर रही थी। उस छोटी सी डायरी में हर वो इंसान था जिसने कभी ना कभी किसी न किसी तरह उसकी मदद की थी या उससे बात की थी। ये सिर्फ एक चित्रकारी की किताब नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मासूम और प्यारी सी यादों की डायरी थी। उसे देखते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और ऑनलाइन कमीशन आर्टवर्क का काम के रेट चेक करने लगा। एक साधारण क्यू वर्जन कार्टून थोशम बनाने के भी 30-50 रुपए मिल जाते थे। अगर ये लड़की थोड़ा सा भी हाथ साफ कर ले तो ये छोटी सी कमाई ही उसके जीने का सहारा बन सकती थी। मैंने इंटरनेट से एक प्यारा सा क्यू वर्जन अवतार निकाला और उसे दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ऐसा बना सकती हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फोन की स्क्रीन को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कागज पेंसिल से बना सकती हूँ। मैंने उसे समझाया कि डिजिटल आर्ट के लिए एक ग्राफिक्स टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट की जरूरत होगी। मैंने जल्दी से ऑनलाइन चेक किया। एक एंट्री लेवल का टैबलेट करीब 100,150 रुपए में मिल रहा था। ये मेरे बजट में था। घर में मेरा एक पुराना लैपटॉप भी पड़ा था जो धूल खा रहा था, वो उसके काम आ सकता था। सब कुछ प्लान हो गया था, बस एक चिंता थी, क्या उसके पास फोन है? उसने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला मेरी धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो एक स्मॉल फोन शॉलिंग 2 था, एक ऐसा पुराना मॉडल जो शायद म्यूजियम में मिलना चाहिए था। उसे देख मेरा दिल बैठ गया, मेरा दिल धक से रह गया। चलो, ये ख्याल भी फिलहाल के लिए छोड़ना ही बेहतर है। मेरे पास खुद के खाने के लाले पड़े थे और इस प्रोजेक्ट में निवेश करना, वो तो किसी पहाड़ को उठाने जैसा था। क्या गारंटी थी कि उसे काम मिलेगा? क्या गारंटी थी कि मैं उसे संभाल पाऊंगा? इस पल मेरा मन हार मान चुका था। मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, अपनी ही नैया डूबी हुई है, दूसरे को क्या पार लगाऊंगा। लेकिन जब मैंने उस लड़की की आंखों में देखा, उस चमक को जो उसने मेरी मदद की उम्मीद में बचाकर रखी थी, तो मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने अपने दांतों के बीच जीभ दबाई और सोचा, धत तेरे की, जिंदगी तो पहले ही नर्क बनी हुई है, अब क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा पागलपन और सही, थोड़ी और हिम्मत और सही। मैंने एक पक्का फैसला किया। मेरे माता पिता के गुजरने से पहले उन्होंने एक घर किराए पर लिया था। अभी उसका पट्टा रेंट एग्रीमेंट खत्म होने में 15 दिन बाकी थे। 3,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट फंसी हुई थी। वो पैसे, वो मेरी अगली उम्मीद थे। मैंने तय किया, कल सुबह सबसे पहले उस घर के मालिक के पास जाऊंगा और वो पैसे वापस मांगूंगा। फिर सीधे कम्युनिटी सेंटर जाऊंगा, पता लगाऊंगा कि इस लड़की के लिए कौन कौन सी सरकारी मदद मिल सकती है। मुझे फिर से कोई काम ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। अगले 2 महीने बड़ी कांट छांट करके, बड़ी मुश्किलों से ही सही, पर मुझे इस लड़की को संभालना है। ये 2 महीने उसके लिए एक टेस्ट होंगे। अब सब कुछ इस बात पर टिका था कि ये लड़की अपनी इस नई जिंदगी को कितनी हिम्मत से गले लगाती है। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम वाकई चाहती हो कि अपनी इस कला के दम पर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको और खुद अपना पेट भर सको? उसके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाया। उसे इतना आश्वस्त देख मेरा आधा बोझ तो वैसे ही कम हो गया। मैंने उसे अगली सुबह मिलने का वादा किया और वहां से निकल गया। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने फिर से मेरा पल्ला पकड़ लिया। वो डर और उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। क्या क्या आप कल सच में वापस आएंगे? मुझे उसकी इस सादगी पर हंसी भी आई और प्यार भी। शुक्र है उसने रात को रुकने की जिद नहीं की थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल आऊंगा। और आपका नाम? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरा नाम है समर/XIA। और तुम्हारा? मेरा नाम किसे ऑटम/QIUSHE है। अगली सुबह दिन की शुरुआत उम्मीद के साथ हुई। मैंने मकान मालिक को फोन किया। शायद उसे मेरे माता पिता के गुजरने की खबर थी, इसलिए उसने न सिर्फ मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दी, बल्कि बाकी बचे आधे महीने का किराया भी लौटा दिया। ये जैसे ऊपर वाले का इशारा था कि अब दिन बदलने वाले हैं। उसके बाद मैं सीधे कमर्शियल स्ट्रीट गया और एक दुकान पे काम ढूंढ लिया। महीने के 3,000 रुपए ज्यादा तो नहीं थे, पर शुरुआत करने के लिए काफी थे। काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई और तभी अचानक मुझे याद आया, घर पर वो मशरूम जैसी भोली बच्ची भूखी बैठी थी और मुझे लगा जैसे मैं किसी मासूम की जान जोखिम में डाल आया हूं। मैं पागलों की तरह उसकी बिल्डिंग की ओर भागा। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, मेरी नाक में धुएं की गंध आई। कुछ जल रहा था। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़कर उसके दरवाजे पर पहुंचा और बेतहाशा दरवाजा खटखटाया। शुक्र है कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। अंदर से काले धुएं का एक गुबार सा बाहर आया। मैंने देखा वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी जोर जोर से खांस रही थी और उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे बड़ी शरारत पकड़े जाने पर डरता है। वो आप वापस आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। उसे सही सलामत देख मेरी जान में जान आई, पर जैसे ही मैं किचन में घुसा, मेरा पारा 7वें आसमान पर था। राइस कुकर से काला धुआं निकल रहा था। ढक्कन खोला तो अंदर का हाल देख मैं शब्दहीन हो गया। सारा पानी सूख चुका था और चावल का नामो निशान नहीं था, बस एक काला कोयला सा बच गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अपनी व्हील चेयर को धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकाकर भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस मशरूम को जो आज फिर से अपना घर जलाने पर उतारू थी, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो बताओ ये क्या चल रहा था? उसने सिर झुकाते हुए फुसफुसाकर कहा, मैं बस खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा आप आएंगे तो खुश होंगे, पर फिर मैं हिचकिचा गई और मुझे सब भूल गया। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया। अगर मैं वक्त पे न पहुंचता तो शायद पूरा घर जल जाता। मैंने दांत पीसते हुए कहा, अकिसे, अगर तुमने दोबारा किचन में कदम रखा तो कसम से मैं तुम्हें किसी बर्तन में चढ़ा दूंगा। मेरी नाराजगी देख वो इतनी दबी सहमी सी लग रही थी कि मेरा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। मैंने नरमी से कहा, जाओ बाहर टहल कर आओ, जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। वो एक छोटी सी हाँ कहकर अपनी व्हील चेयर घुमाकर जाने लगी, लेकिन तभी मैंने उसे रोक लिया। सुनो, कल हम बाहर चलेंगे, सरकारी दफ्तर। तुम अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ID कार्ड साथ रख लेना। हमें पता लगाना है कि तुम्हारी जो सरकारी सब्सिडी आती है वो कहाँ जाती है और क्या तुमने कभी उसका लाभ उठाया भी है या नहीं। मेरी बात सुनकर वो ठिठक गई और मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई बहुत ही अजीब बात कह दी हो। पल भर के लिए माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और वो शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं भी हड़बड़ाकर दरवाजे के बाहर निकल आया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। न जाने मुझे किस बात का डर था। क्या मैं उस बच्ची की मासूमियत से डर रहा था या उन जज्बात से जो इस अजनबी शहर में इस लड़की के साथ पनप रहे थे। मैं खुद उलझ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे अपनी छोटी सी बहन जैसी लग रही थी या कोई ऐसा इंसान जो मेरी तन्हाई मिटाने आया था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या ये बस एक भोली भाली लड़की है या इसके मासूम चेहरे के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये तो एक बच्चे जैसी है। कभी कभी तो इसे बेसिक चीजें भी समझ नहीं आती। कहीं ये नेचुरल डम थैन एंड डाई तो नहीं? मेरे मन में एक पल के लिए ये भी आया कि कहीं इसका दिमाग अंदर से काला तो नहीं।
पर उसे देखते ही मैं अपनी इस सोच पर खुद ही कांप गया। तभी अकिसे ने धीरे से अपना सिर दरवाजे के बाहर निकाला। जब उसने मुझे वहां खड़े देखा तो जैसे उसकी जान में जान आई। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, चलो चलो जल्दी बाहर निकलो, अब क्या देख रही हो? अगर देर हो गई तो सरकारी दफ्तर में लंबी लाइन लग जाएगी। और सुनो, अगर मैं थक गया तो तुम्हें वहीं छोड़कर तुम्हारी ही व्हीलचेयर पर बैठ जाऊंगा। आप बहुत बुरे हैं। वो बुरी तरह झेप गई और अपने नन्हे हाथों से अपनी व्हीलचेयर को तेजी से आगे धकेलने लगी। उसका वो डर और वो गुदगुदाने वाला अंदाज देख मुझे हंसी आ गई। लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुंचे, झांग दादी शोनाना ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे तुरंत रोक लिया। उनकी आंखों में अकिसे को लेकर एक गहरी सतर्कता थी, जैसे वो किसी शिकारी बाज की तरह मुझे परख रही हो। उन्हें डर था कि कहीं ये लड़की किसी बुरे इंसान के चंगुल में न फंस जाए। पर जब मैंने उन्हें बताया कि कल बारिश वाली रात में मैंने ही अकिसे की मदद की थी, तो दादी का लहजा तुरंत बदल गया। दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई बुजुर्ग अपनी पोती के लिए वर देख रहा हो। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, गरीबी तो वक्त के साथ कट जाएगी, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बेचारी का तो सहारा ही चला गया, और मेरी ये पुरानी हड्डियां अब इसे कितना संभाल पाएंगी? दादी की बातों का मतलब बहुत गहरा था और अकिसे का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। मैंने बात को मोड़ने में ही भलाई समझी। दादी, क्या आपको पता है कि अकिसे की विकलांगता सब्सिडी कहां आती है? दादी ने अनभिज्ञता में सिर हिला दिया। मैंने अकिसे की तरफ देखा। अकिसे, क्या तुम्हें तुम्हारी दादी के बैंक खाते का पासवर्ड याद है? उसने मासूमियत से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। अब मामला और पेचीदा हो गया था। मैंने सोचा, ठीक है, सीधे बैंक चलते हैं, वहां जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा और उसकी अपनी एक बैंक पासबुक बनवा दूंगा, ताकि सरकार की मदद सीधे उसके खाते में आए और उसे बार बार परेशान न होना पड़े। मैं उसकी व्हीलचेयर को तेजी से धकेलते हुए बैंक की तरफ भागा। रास्ते भर मुझे महसूस होता रहा कि वो बार बार मुड़ मुड़कर मुझे देख रही है। न जाने कितनी देर अपनी हिम्मत जुटाने के बाद उसने आखिर अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सी मासूमियत भरी थी। क्या क्या आप मेरा भी अपना? मैंने उसकी बात काटकर मजाक में कहा। अरे भूल जाओ उस पासबुक को, वो अब किसी काम की नहीं। वो कुछ कहना चाह रही थी, जैसे उसके मन में ढेरों सवाल थे। मैंने उसकी झिझक देख उसे चिढ़ाना चाहा, पर फिर रुक गया। मैंने कहा, अच्छी खबर यह है कि तुम्हें अपनी खुद की एक बैंक कार्ड मिलेगी, जो पासबुक से कहीं ज्यादा आसान है। उसने डरे हुए अंदाज में पूछा, पर क्या बैंक कार्ड बहुत महंगा आता है? मैंने कहा, नहीं, बस 10 रुपए लगते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना महंगा? उतने में तो मेरा पूरे एक हफ्ते का गुजारा हो जाता है। मैंने ठंडी आह भरी। तुम्हारा ये एक हफ्ते का खर्चा मिडिल स्कूल चुंगियों के जमाने का है ना? मुझे उस पर फिर से बहुत तरस आया। मैंने उसका हाथ थामकर भरोसा दिलाया, फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। हम मेहनत करेंगे और इतने पैसे कमाएंगे कि ये जो तुम एक हफ्ते की जेब खर्च कह रही हो, उससे 100 गुना ज्यादा हम कमा लेंगे। सच में? उसने अपना वो नासमझ सा सिर ऊपर उठाया। उसे उन पैसों की तादाद का अंदाजा नहीं था, पर उस वादे की गहराई उसे साफ समझ आ रही थी। उसकी वो पारदर्शी आंखें बस मेरे भरोसे पर टिकी थीं। लेकिन जैसे ही हम बैंक की भीड़ भाड़ में दाखिल हुए, उसकी पुरानी सोशल एंग्जाइटी शाखों फिर से हावी हो गई। जैसे ही काउंटर पर बैठे क्लर्क ने उससे पूछा कि उसे क्या काम है, वो बुरी तरह हकलाने लगी। वो इतनी घबरा गई कि पागलों की तरह मेरा हाथ खींचने लगी, जैसे उसे लगा हो कि अभी सब उसे घूरेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो डूबते हुए किसी तिनके का सहारा ले रही हो। मैंने धीरे से उसे इशारा किया, घबराओ मत, बस अपने कागजात उस छोटी सी खिड़की से अंदर कर दो। पर किसी की घबराहट का क्या कहना। उसने जैसे कोई सिक्का वेंडिंग मशीन में डाला जाता है, वैसे ही अपना पूरा बैग ही उस छोटी सी खिड़की में धकेल दिया। बैंक का क्लर्क हैरान होकर उसे देखता रह गया और मैं अपना सिर पीट कर रह गया। खैर, जैसे तैसे सब कुछ सही रहा और उसका बैंक कार्ड बन गया। मैंने उसकी सहूलियत के लिए नेट बैंकिंग भी चालू करवा दी, ताकि उसे बार बार व्हीलचेयर लेकर नीचे न आना पड़े। सिविल मामलों के दफ्तर मिंचिंग चुक की ओर जाते हुए वो पूरे रास्ते उस कार्ड को ऐसे सीने से लगाए बैठी थी जैसे वो कोई खजाना हो। कभी उसे देखती तो कभी मुस्कुराती। मैंने मजाक में कहा, क्यों, क्या हुआ? सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड ही तो है, इतने खुश होने की क्या बात है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें भोली भाली बच्ची समझकर ठग ले। उसने फौरन पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। बिल्कुल झूठ, मैं बेवकूफ नहीं हूं, और अगर कोई मुझे बेवकूफ कहता है तो वो इंसान खुद बुरा है। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे ऐसा बोलते हैं। उसकी ये मासूमियत भरी नाराजगी सुनकर मैं ठिठक गया। तभी अचानक बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो गई। पास से गुजरते राहगीर हमें ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो एक बेचारी लड़की को परेशान कर रहा है। मुझे लगा अगर वो और कुछ बोल पड़ी तो शायद लोग मुझे वहीं पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। घबराहट में मैंने झट से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रख दिया, शायद उसे चुप कराने के लिए। मेरे हाथ का स्पर्श होते ही वो एकदम शांत हो गई। तब मुझे अपनी इस हरकत का एहसास हुआ। ये कितना अनुचित था। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और उससे माफी मांगने लगा, पर उसने मुझे टोक दिया। नहीं नहीं, माफी मत मांगिए, ये मेरी गलती है। मैं बस बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसकी इस बात ने मेरा कलेजा चीर दिया। सच तो यह था कि उसका वो मासूम चेहरा और वो भोली बातें मुझे इतना प्यारा लगा था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं हड़बड़ाकर कुछ भी उलझुल समझाने लगा। अरे वो बस बारिश नहीं, वो बस, मैं पूरी तरह हकला रहा था। उसने कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही हो, और फिर अपनी उस बेबाक मासूमियत के साथ उसने एक ऐसा सवाल दागा जिसने मुझे निरुत्तर कर दिया। तो फिर आप मेरे सिर पे हाथ क्यों रख रहे थे? मैं वहीं जड़ हो गया। वो सवाल बिल्कुल सीधा था, सीधा दिल पे वार करने वाला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। और किसे? वो बस अपनी उन पारदर्शी आंखों से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरे हर झूठ को जानती हो। मैंने इधर उधर देखा और फिर हार मानकर सच बोल दिया। सच कहूं तो तुम बिल्कुल किसी छोटे जानवर की तरह प्यारी लग रही थी, इसलिए मेरा हाथ खुद ब खुद उठ गया। मैंने बेपरवाही का नाटक करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, पर चोर नजरों से उसे देख रहा था। मुझे लगा था कि वो शायद शर्माएगी या भड़क जाएगी, पर उसने तो बस एक हल्की सी हूं जैसी आवाज निकाली और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। हम सिविल मामलों के दफ्तर मिंचिंग चू के बाहर पहुंच चुके थे। वहां भीड़ बहुत थी और चारों तरफ खुशियों में डूबे हुए जोड़े दिखाई दे रहे थे। किसी ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बचपन वाली जिज्ञासा थी। उसने पूछा, क्या ये सब यहाँ शादी करने आए हैं? हाँ शायद, मैंने झटपट जवाब दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता था, डर था कि कहीं उसे कुछ और न समझ आ जाए। पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने उंगली उठाकर पास ही खड़े एक जोड़े की तरफ इशारा किया जिनके चेहरे तने हुए थे और जो आपस में झगड़ रहे थे। उसने मासूमियत से पूछा, तो वो लोग, क्या वो भी शादी करने आए हैं? मैंने ठंडी आह भरी। शायद वो तलाक डिवोर्स लेने आए होंगे, या हो सकता है कोई और सरकारी काम हो, मुझे भी पक्का नहीं पता। चलो, अगर तुम चाहो तो हम खुद जाकर पूछ लें। मेरा ये कहना था कि वो एकदम सहम गई। उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी शरारत भरी नजरों से बोली, आप तो बहुत कुछ जानते हैं,
लगता है आपने बहुत बार शादी की होगी, है ना? अरे पागल, बिल्कुल नहीं, मैं सक पका गया। मैं तो खुद पहली बार यहाँ आया हूँ और मेरी तो कभी शादी भी नहीं हुई है। क्या बोल रही हो तुम? उसने बहुत धीमी आवाज में, जैसे अपने आप से पूछते हुए कहा। तो क्या मेरी भी कभी शादी होगी? मैंने कहा। हाँ, हो भी सकती है और नहीं भी। ये तो पूरी तरह तुम्हारे अपने फैसले पर निर्भर करता है। क्या क्या मैं भी किसी को पसंद कर सकती हूँ, चुन सकती हूँ? अकिसे की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी, लेकिन पल भर में ही वो फिर से बुझ गई। उसने अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाई। लेकिन क्या कोई मुझे चुनेगा? उसकी आवाज में छिपा वो गहरा अकेलापन और हीन भावना, सेल्फ डाउट सुनकर मेरे अंदर जैसे गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मेरा दिल तड़प उठा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में पूछा, ये सब फालतू बातें तुमसे किसने कही? माँ ने। उसने अपनी उंगलियों को आपस में भींचते हुए कहा, माँ कहती थी कि मेरे जैसी लड़की की अगर शादी हो जाए तो इसे नसीब समझना चाहिए। मुझे भी लगता है वो सच कहती थी। अगर वाकई कोई मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने को तैयार हो जाए तो मेरे लिए उतना ही बहुत होगा। उसकी आवाज और भी धीमी होती गई और उसने अपनी व्हीलचेयर के हैंडल को इतनी मजबूती से पकड़ लिया जैसे वही उसकी दुनिया का आखिरी सहारा हो। मुझसे उसकी ये बेबसी और नहीं देखी गई। मैं तुरंत उसके सामने झुका और उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसी बकवास बातें सोचना बंद करो। तुम बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी कि जो भी तुम्हें देखेगा उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या सच में? उसने मासूमियत से अपनी आंखें उठाई। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं इस वक्त शर्म के मारे ही तो तुम्हारी तरफ नहीं देख पा रहा हूँ? शायद अपने ही दिल की घबराहट और उस मासूम के सामने अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी नजरें अकिसे के चेहरे से हटा ली। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद चौहिया क्यूशू ने अचानक से मुझसे कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। अब अगर मैं कहता कि मुझे पसंद नहीं है तो ये सरासर झूठ होता, लेकिन अगर कह देता कि पसंद है तो बात किसी अजीब दिशा में मुड़ जाती। इस मोड़ पर आकर मैं पूरी तरह से अवाक रह गया कि आखिर जवाब क्या दूं। अच्छा हुआ कि उसने इस बात को ज्यादा नहीं खींचा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने सवाल पूछना बंद कर दिया था। उसने अगला सवाल दाग दिया, तो क्या आगे चलकर मेरा भी उनकी तरह तलाक हो जाएगा? वे सब बहुत उदास हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मम्मी पापा आपस में झगड़ते थे। मैं सचमुच नहीं जानता था। अभी कुछ ही समय पहले मेरा खुद का ब्रेकअप हुआ था। ऐसे में मुझ में इतनी समझ कहाँ थी कि मैं इस तरह के सवालों का जवाब दे सकूं। अपनी बिखरी हुई जिंदगी के बारे में सोचकर मुझे खुद पर हंसी भी आ रही थी और दिल में एक अजीब सी मायूसी भी थी। पर तभी अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि एक छोटे से हाथ ने मुझे छुआ है। आप उदास मत होइए, आपके हाथ बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि एक बार में मेरे पूरे सिर को ढक लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में दादाजी के हाथ हुआ करते थे। दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर मैं अपनी भावनाओं को काबू में, ये सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इस लड़की का दिमाग भी अजीब है। भला बड़े हाथ होने का अच्छा इंसान होने से क्या लेना देना? लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जब से मेरी मुलाकात क्यूशू से हुई थी मेरा दिल काफी हल्का हो गया था। जल्द ही खिड़की पर हमारा नंबर आ गया, लेकिन इस बार मैंने क्यूशू के कुछ बोलने का इंतजार नहीं किया। मैंने खुद आगे बढ़कर वहां बैठी मैडम से पूछा, नमस्ते, हमें इनके भत्ते सब्सिडी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी और साथ ही पैसे आने वाला बैंक अकाउंट भी बदलवाना था। कृपया संबंधित दस्तावेज दिखाइए। मैंने क्यूशू को इशारा किया, जो अभी भी ख्यालों में खोई हुई थी। उसने हड़बड़ाकर अपने बैग से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। जाहिर है पिछली बार के अनुभव से उसने सीख लिया था, इसलिए इस बार दस्तावेज सौंपने में उसकी झिझक थोड़ी कम थी। लेकिन जैसे ही अधिकारी ने पूछा कि आप अकाउंट क्यों बदलवाना चाहते हैं, क्यूशू का दिमाग फिर से सुन्न हो गया। उसने अनजाने में एक नजर मेरी तरफ देखा। वो मुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही जवाब देने की कोशिश की। पर नतीजा ये हुआ कि काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। साफ दिख रहा था कि वो अभी भी अपने अंदर के उस डर